रूस का वो हिस्सा जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, एक ऐसी जगह जहां बहता हुआ पानी हवा में ही बर्फ बन जाता है, जहां इंसान की पलकें आपस में चिपक जाती हैं और जहां सांस लेना भी फेफड़ों में कांच के टुकड़े चुभने जैसा महसूस होता है। साइबेरिया का ये बर्फीला रेगिस्तान दुनिया की सबसे खौफनाक जेलों का घर रहा है। इन जेलों को गुलाग कहा जाता था। यहाँ लोहे की सलाखें इतनी ठंडी हो जाती थी कि अगर कोई गलती से भी उन्हें नंगे हाथों से छू ले तो उसकी त्वचा हमेशा के लिए वहीं चिपक जाती थी। यहाँ के पहरेदारों की बंदूकें अक्सर भयंकर ठंड के कारण जाम हो जाती थी, लेकिन उन्हें गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इस जगह से भागने का ख्याल भी सीधा मौत को दावत देना था। अगर कोई कैदी दीवारों को पार कर भी लेता तो बाहर मीलों तक फैली सफेद मौत यानी साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड उसे कुछ ही घंटों में बर्फ की मूर्ति में बदल देती थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान का शरीर हार मान लेता है तब उसका दिमाग ऐसे रास्ते खोज निकालता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक कैदी ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। उसने किसी धारदार हथियार, सुरंग या शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसका हथियार था गणित। उसने संख्याओं, कोणों, समय और प्रकृति के गणितीय नियमों का ऐसा जाल बुना जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल की धज्जियां उड़ा दी। उसने पहरेदारों की शिफ्ट बदलने का समय, सूरज की रोशनी के गिरने का कोण और यहाँ तक कि हवा में बर्फ के गिरने की गति को कैलकुलेट किया। तो चलिए आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में हम जानेंगे कि कैसे एक जीनियस दिमाग ने मौत की आंखों में धूल झोंकी। क्या वो अपनी इस कैलकुलेशन से जेल की दीवारों को पार कर पाया या खुद ही बर्फ में अपनी कब्र खोद बैठा? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कैदी के भागने की कहानी नहीं है, ये इंसान के दिमाग की असीमित ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इस कहानी की शुरुआत होती है अलेक्जेंडर नाम के एक शख्स से। अलेक्जेंडर कोई पेशेवर मुजरिम, चोर या हत्यारा नहीं था। वो एक बेहद ही प्रतिभाशाली गणितज्ञ था, एक ऐसा इंसान जो संख्याओं से बात करता था। यूनिवर्सिटी में अपने शानदार काम के लिए पहचाने जाने वाले अलेक्जेंडर को एक राजनीतिक साजिश के तहत झूठे आरोपों में फंसाकर साइबेरिया के सबसे खूंखार गुलाग में भेज दिया गया। जब अलेक्जेंडर पहली बार उस गुलाग में पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने का नजारा किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं था। कैदियों की हड्डियां दिखाई दे रही थी, उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। दिन में 15-15 घंटे कोयले की खदानों या बर्फ तोड़ने का काम और रात को लकड़ी के सख्त तख्तों पर सिकुड़ कर सोना। रोजाना कई कैदी ठंड और भुखमरी से मर जाते थे और उनकी लाशों को बर्फ में ही दबा दिया जाता था। शुरुआती कुछ महीनों में अलेक्जेंडर भी टूट गया था। उसका शरीर इस अमानवीय यातना को सह नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी सारी पढ़ाई, उसका सारा ज्ञान इस सफेद नर्क में बर्फ बनकर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब वो पत्थर तोड़ रहा था, उसकी नजर एक वॉच टावर पर पड़ी। उसने देखा कि टावर की परछाई दिन के अलग अलग समय पर एक निश्चित पैटर्न में बदलती है और उसी पल अलेक्जेंडर के अंदर का मरा हुआ गणितज्ञ फिर से जिंदा हो गया। उसने महसूस किया कि ये जेल, ये पहरेदारी, ये सुरक्षा सब कुछ एक सिस्टम है और जहाँ सिस्टम होता है वहाँ नियम होते हैं, जहाँ नियम होते हैं वहाँ गणित होता है। और गणित की एक खासियत है कि अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो अपनी खामियां खुद बता देता है। अलेक्जेंडर ने अब एक नया लक्ष्य तय कर लिया था। उसने चुपचाप बिना किसी को भनक लगे पूरी जेल का सीक्रेट ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया। उसके पास न कोई डायरी थी न कोई पेन। उसका दिमाग ही उसका एक लौता सुपर कंप्यूटर था। उसने हर दिन पहरेदारों की हर एक हरकत को गिनना शुरू किया। गुलाग में 4 मुख्य वॉच टावर थे जिन पर स्नाइपर्स तैनात रहते थे। अलेक्जेंडर ने अपनी दिमागी घड़ी से समय मापना शुरू किया। उसने गौर किया कि भयंकर ठंड के कारण इंसान का शरीर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। पहरेदार मशीन नहीं थे, वे भी इंसान थे। उसने एक सटीक पैटर्न ढूंढ निकाला। हर 27 मिनट में ठंड से बचने और खून के बहाव को चालू रखने के लिए पहरेदार अपनी जगह पर एक छोटा सा मूवमेंट करते थे। वे अपनी आंखें ज्यादा झपकाते थे, अपने हाथों को आपस में रगड़ते थे या फिर अपनी कॉफी का घूंट पीने के लिए पीछे मुड़ते थे। ये मूवमेंट सिर्फ 15 से 20 सेकंड का होता था, लेकिन अलेक्जेंडर के लिए ये 20 सेकंड का समय किसी खजाने से कम नहीं था। इसके बाद उसने सूरज की रोशनी और टावर्स की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को समझा। उसने जमीन पर पड़े पत्थरों
और टावर की ऊंचाई से बनने वाले त्रिकोण का हिसाब लगाया। साइबेरिया में सूरज बहुत नीचे से निकलता है और उसकी किरणें बर्फ से टकराकर एक भयानक चमक पैदा करती हैं। अलेक्जेंडर ने दिन के उस सटीक समय की गणना की जब सूरज की किरणें बर्फ से परावर्तित होकर सीधा वॉच टावर नंबर 3 और 4 के पहरेदारों की आंखों पर पड़ती थीं। उस विशिष्ट समय पर यानी दोपहर के ठीक 2:12 पर पहरेदारों को स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार होना पड़ता था। उनकी आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए एक सफेद धुंध छा जाती थी, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। जेल की बाहरी दीवार 12 फीट ऊंची थी, जिस पर कंटीले तार लगे थे। अगर वो पहरेदारों की नजर से बच भी जाता तो उस दीवार को पार करने में उसे कम से कम 2 मिनट लगते और 2 मिनट के अंदर कोई न कोई उसे देख ही लेता। उसे एक ऐसे आवरण, एक ऐसे पर्दे की जरूरत थी जो उसे पूरी तरह से गायब कर दे, और ये पर्दा उसे प्रकृति देने वाली थी। अलेक्जेंडर ने हवा के दबाव, तापमान में होने वाले अचानक बदलाव और बादलों के रंग से साइबेरियाई बर्फीले तूफानों के आने का पैटर्न पढ़ना सीख लिया। उसने हिसाब लगाया कि जब हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और तापमान -40 डिग्री से नीचे जाता है तो बर्फ के कण इतने घने हो जाते हैं कि इंसान अपने हाथ को भी नहीं देख सकता। दृश्यता एकदम शून्य हो जाती है। अब अलेक्जेंडर के दिमाग में सारी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी थी। 27 मिनट वाला पहरेदारों का लूप, 2:12 का स्नो ब्लाइंडनेस का समय और एक भयंकर बर्फीले तूफान का आना, उसे इन तीनों घटनाओं को एक साथ एक ही समय पर घटित होने का इंतजार था। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा संयोग लाखों में एक बार होता है। महीनों बीत गए। अलेक्जेंडर हर रोज आसमान की तरफ देखता, हवा की गति को अपनी त्वचा पर महसूस करता और अपने दिमाग में चल रहे फॉर्मूलों को दोहराता। उसके साथी कैदी उसे पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो अक्सर हवा में उंगलियों से कुछ गिनता रहता था। और फिर वो दिन आ गया। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। सुबह से ही हवा में एक अजीब सा भारीपन था। आसमान गहरे स्लेटी रंग का हो गया था और तापमान भयानक तेजी से गिर रहा था। अलेक्जेंडर समझ गया कि आज प्रकृति उसका साथ देने वाली है। उसने अपने कपड़ों के अंदर अखबार के टुकड़े और सूखी घास भर ली ताकि बाहर की जानलेवा ठंड से कुछ हद तक बचा जा सके। उसने कैंटीन से चुराए हुए कुछ सूखे बिस्किट अपने जूतों में छिपा लिए। दोपहर के 1 बज चुके थे। हवा की गति तेज होने लगी थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े चाबुक की तरह चेहरों पर पड़ रहे थे। जेल के सायरन बजने लगे, जिसका मतलब था कि सभी कैदियों को वापस बैरक में जाना है। अलेक्जेंडर बैरक की तरफ जाने वाली लाइन में सबसे पीछे था। वो अपने दिमाग में सेकंड्स गिन रहा था। 1:55। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तूफान ने भयानक रूप ले लिया। सफेद धुंध ने पूरी जेल को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। 2:08। वॉच टावर के पहरेदार ठंड से ठिठुर रहे थे। अलेक्जेंडर की नजरें टावर नंबर 3 पर थीं। 2:11। बर्फ से टकराकर सूरज की एक हल्की सी किरण सीधा टावर के शीशे पर पड़ी। पहरेदार ने अपनी आंखें मलने के लिए हाथ उठाया और ठीक 2:12 पर जब पहरेदार का 27 मिनट वाला लूप पूरा हुआ, जब उसकी आंखों पर चमक पड़ी और जब तूफान ने अपनी सबसे खौफनाक शक्ल अख्तियार की, अलेक्जेंडर बैरक की लाइन से बाहर निकल गया। उसका मास्टर प्लान अब एक्शन में आ चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसकी कैलकुलेशन में 1 सेकंड की भी चूक हुई तो अगली आवाज स्नाइपर की राइफल से निकलने वाली गोली की होगी, जो सीधा उसके सिर को चीरती हुई निकल जाएगी। अलेक्जेंडर दौड़ पड़ा उस 12 फीट ऊंची दीवार की तरफ, मौत के सन्नाटे में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए। बर्फीले तूफान का शोर इतना डरावना था कि वो किसी दानव के चीखने जैसा लग रहा था। अलेक्जेंडर अपने कदमों को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहा था। शून्य दृश्यता के कारण उसे खुद दीवार दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसने अपने दिमाग में कदमों की गिनती और दिशा को पहले ही ज्योमेट्री के सहारे फीड कर लिया था। ठीक 62 कदम उत्तर पश्चिम की ओर, 60, 61, 62 और उसके हाथ बर्फ से ढकी उस ठंडी ईंटों की दीवार से टकराए। तूफान की वजह से कंटीले तारों पर बर्फ की एक मोटी परत जम चुकी थी, जिसने उनकी धार को थोड़ा कम कर दिया था। अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत, जिसे उसने महीनों से इस एक पल के लिए बचा कर रखा था, एक झटके में लगा दी। पहला पैर दीवार की दरार में, दूसरा ऊपर की तरफ। कंटीले तारों ने उसके हाथों को चीर दिया। खून निकला, लेकिन भयंकर ठंड के कारण खून बाहर आते ही जम गया। दर्द महसूस करने का समय नहीं था।
ठीक 4 मिनट 35 सेकंड के अंदर अलेक्जेंडर उस दीवार के दूसरी तरफ था। वो आजाद था, लेकिन ये आजादी बहुत ही छोटी और भ्रम पैदा करने वाली थी। असल में उसने एक नर्क को पार करके दूसरे और भी बड़े नर्क में कदम रखा था। गुलाग से भागना सिर्फ 10% काम था, बाकी का 90% था साइबेरिया के इस अंतहीन बर्फीले जंगल को पार करना। जैसे ही तूफान थोड़ा शांत हुआ और पहरेदारों को पता चला कि एक कैदी गायब है, जेल के खौफनाक सायरन बजने लगे। शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया गया। ये वो कुत्ते थे जिन्हें इंसानी मांस सूंघने की ट्रेनिंग दी गई थी। अलेक्जेंडर को कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास नहीं था और कोई हथियार नहीं था। सामने मीलों तक फैला हुआ टैगा का जंगल था। यहीं से अलेक्जेंडर के मास्टर प्लान का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। उसे दक्षिण की तरफ जाना था, जहां एक रेलवे लाइन थी जो उसे आजाद दुनिया तक ले जा सकती थी। लेकिन इस सफेद बंजर जमीन में दक्षिण कहाँ है? यहाँ भी गणित और खगोल विज्ञान ने उसका साथ दिया। अलेक्जेंडर ने आसमान की तरफ देखा। सर्दियों की साफ रातों में उसने तारों के समूहों का अध्ययन किया था। उसने उर्सा मेजर और पोलारिस को खोजा। उसने अपनी उंगलियों से आसमान में त्रिकोण बनाए और जमीन पर अपनी दिशा तय की। कुत्तों से बचने के लिए अलेक्जेंडर सीधे रास्ते पर नहीं चला। उसे पता था कि कुत्ते गंध के सहारे चलते हैं। उसने एक जमी हुई नदी की तलाश की। बर्फ पर चलने से पैरों के निशान छूटते हैं और गंध बनी रहती है, लेकिन ठोस बर्फ के ऊपर हवा गंध को उड़ा देती है। जब वो उस नदी के पास पहुंचा तो एक नई चुनौती सामने थी। नदी पूरी तरह से नहीं जमी थी। बीच बीच में बर्फ की परत बहुत पतली थी। अगर वो गलत जगह पैर रखता तो बर्फ टूट जाती और वो सीधे -0 डिग्री वाले पानी में गिर जाता, जहां मौत कुछ ही सेकंड्स में आ जाती। यहाँ अलेक्जेंडर ने भौतिकी और गणित का इस्तेमाल किया। उसने बर्फ के रंग और उसमें मौजूद दरारों के पैटर्न को पढ़ा। गहरी नीली बर्फ मतलब ठोस और सुरक्षित। सफेद और पारदर्शी बर्फ मतलब खतरा। उसने अपने शरीर का वजन बर्फ पर ऐसे वितरित किया कि दबाव एक जगह ना पड़े। वो रेंग कर अपनी छाती के बल नदी पार करने लगा। पीछे से कुत्तों की आवाजें अब बहुत करीब आ चुकी थी। टॉर्च की रोशनियां पैरों के बीच से चमक रही थी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने नदी का किनारा पार किया, उसने पीछे मुड़कर देखा। खोजी कुत्ते उसी रास्ते पर आ रहे थे, लेकिन कुत्तों को वजन बांटने का गणित नहीं पता था। कुत्तों और पहरेदारों के वजन से पतली बर्फ टूट गई और वे आगे नहीं बढ़ पाए। अलेक्जेंडर ने अपनी पहली बड़ी जंग जीत ली थी, लेकिन असली दुश्मन कोई इंसान या जानवर नहीं, बल्कि खुद साइबेरिया की ठंड और भूख थी। अगले 3 दिनों तक अलेक्जेंडर बिना रुके, बिना सोए चलता रहा। अगर वो एक पल के लिए भी आंखें बंद करता तो नींद उसे हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लेती। ये हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण है, जब इंसान को अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है और उसे नींद आने लगती है। अलेक्जेंडर का शरीर अब हार मानने लगा था। उसे मति भ्रम होने लगे थे। उसे लगने लगा था कि पेड़ उससे बातें कर रहे हैं या उसके परिवार वाले उसे बुला रहे हैं। अपने दिमाग को जगाए रखने के लिए अलेक्जेंडर ने एक अद्भुत तरकीब निकाली। वो चलते चलते अपने दिमाग में गणित के सबसे जटिल सवालों को हल करने लगा। वो प्राइम नंबर्स का वर्गमूल निकालता। वो पाई की वैल्यू को दशमलव के 100वें स्थान तक याद करता। उसने अपनी हर एक सांस और हर एक कदम को एक रिदम में बांध लिया था। 1, 2, 3 सांस लो, 4, 5, 6 कदम बढ़ाओ। ये गणित ही था जो उसे पागल होने से बचा रहा था। ये गणित ही था जो उसके दिल को धड़कने का आदेश दे रहा था। उसके जूतों में रखे बिस्किट कब के खत्म हो चुके थे। उसने पेड़ों की छाल खाई, जमी हुई बर्फ को पिघलाकर अपनी प्यास बुझाई। उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसके होठों से खून रिस रहा था। चौथे दिन की शाम को जब सूरज ढलने वाला था और अलेक्जेंडर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, उसे कुछ सुनाई दिया। ये कुत्तों के भौंकने या हवा की चीखने की आवाज नहीं थी। ये एक यांत्रिक आवाज थी। छुक छुक छुक। उसने अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ नीचे घाटी में उसने धुएं का एक गुबार देखा। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे की एक मालगाड़ी थी। अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जो शायद सालों से वहाँ नहीं आई थी। उसने पहाड़ों की ढलान का गणित लगाया, गति और समय का हिसाब किया और मालगाड़ी के पास पहुँचने के लिए बर्फ पर फिसलना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय जब ट्रेन एक मोड़ पर धीमी हुई, अलेक्जेंडर ने हवा में छलांग लगाई और कोयले से भरे एक डिब्बे में जा गिरा।
कोयले की गर्माहट उसे किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, तारों को धन्यवाद दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अलेक्जेंडर का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। सोवियत संघ के रिकॉर्ड्स में उसे मिसिंग इन एक्शन माना गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो यूरोप पहुंच गया और एक आम जिंदगी जीने लगा, तो कुछ का मानना है कि उसने अपना नाम बदलकर किसी यूनिवर्सिटी में फिर से गणित पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी ये कहानी, उसका ये मास्टर प्लान आज भी साइबेरिया की उन ठंडी हवाओं में गूंजता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी भयानक क्यों ना हो, चाहे दुनिया ने आपको चार दीवारी में बंद कर दिया हो, लेकिन एक तेज और शांत दिमाग किसी भी दीवार को गिरा सकता है। हथियार लोहे के नहीं होते, हथियार तो हमारे इरादे और हमारा ज्ञान होता है। अलेक्जेंडर ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड की कोई भी जेल इंसान के दिमाग से बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर अलेक्जेंडर के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर ने आपके अंदर भी एक रोमांच भर दिया है, अगर आपको लगता है कि इंसान के दिमाग की कोई सीमा नहीं है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इस मास्टर प्लान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि गणित में दुनिया को बदलने की ताकत है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें इस अद्भुत कहानी के बारे में। और ऐसी ही खौफनाक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।